हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल व्हीकल एयर कंडीशनिंग जिसका आज हम ट्रबल शूटिंग जो हमारा हो गया था, आज हम डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग के बारे में स्टडी करते हैं। अब आपको आज के जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन के फॉर्म में हम लेक्चर ले रहे हैं, जिससे आपको पूरा थरली समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। इसलिए मैं पूरा जो व्हीकल एयर कंडीशनिंग का हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है यहाँ पे पड़ा हुआ, उसके ऊपर मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ हमारे लिए ये है कि ट्रबल शूटिंग का जो हमने देखा था, लेकिन अब हमारे लिए डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग। अब हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो डैशबोर्डिंग कंपार्टमेंट के अंदर जो आता है इस तरीके से कि ब्लोअर के लिए, तो यहाँ पे है एसी रेगुलेटर। अब ये सब तो आप जानते होंगे, इसमें कुछ मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वेंट है उसके कि वेंट एडजस्टमेंट है कि प्लस माइनस करना हो, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये जो डायरेक्शन होती है जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, और ये जो होती है ये इक्विलाइज़र सेगमेंट है कि आप कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमको सब कुछ समझ में आ गया। अब यहाँ आप देख सकते हो ये जो है वो एसी कंप्रेसर है। अब यहाँ तो है, तो उसको किससे ड्राइव दी जा रही है? मोटर से, यानी ये इलेक्ट्रिकल ड्राइव देगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम इंजन से इसको ड्राइव देते हैं कंप्रेसर को। अब ये जो कंप्रेसर है, यहाँ आप देख सकते हो कि ये जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, यानी कि ये जब, तो क्या हो रहा है कि यहाँ मैग्नेटिक क्लच की वजह से ये क्या हो रहा है कि यहाँ की तरफ क्या आता है, मैग्नेटिक क्लच, और उसके बाद ये जो है वो कंप्रेस। अब कंप्रेसर में से यहाँ से जो है चीज़ कहाँ जा रही है, तो कि कंडेंसर से फिर वो घूम के यहाँ से वो कहाँ जा रही है, तो आप देख रहे हो रिसीवर ड्रायर है। रिसीवर ड्रायर से फिर वो जाएगी इवोक में जाएगी, इवोक में से वापस वो कहाँ आएगी, तो कि कंप्रेसर में आएगी। ठीक है, जबकि आप देख रहे हो यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ ब्लोअर फैन लगाया हुआ है। अब ब्लोअर फैन किस लिए है, तो वो तो आपको पता ही होगा। ब्लोअर फैन, तो कि ब्लोअर फैन क्या करता है कि ब्लो करता है किसको, तो कि एयर ब्लो कर रहा है। अब आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि जो कूलिंग जो होता है, यानी कि जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर के आगे भी जो फ़ैन रहता है वही ये फ़ैन है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो फ़ैन है, जो कंडेंसर जो है उसको जो कूल डाउन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमको सबसे पहले, अब हमारे ट्रबल शूटिंग के हिसाब से हमको ये समझना है कि अगर ये फ़ैन सर्विस, या तो फ़ैन सही से काम नहीं कर रहा है, फ़ैन सही से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कूलिंग तो सही से नहीं होगा, वो तो सही है, लेकिन एसी भी सही से वर्क नहीं कर पाएगा। बिकॉज हमारा जो कंडेंसर है, यहाँ हम देखें जिस तरीके से, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो कूलिंग कॉयल है जिसके अंदर यहाँ पे जो फिन्स है, आप देखा हो इस तरीके से कि हमारा डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग के हिसाब से आज हम स्टडी करना चाहें, तो यहाँ की सभी फिन्स क्या है, डैमेज है। जिसका मतलब है सबसे पहली चीज़ हमारे लिए ये है कि अगर हम इसको सीधी कर पाए तो, बाकी हमको सबसे पहले लीकेज चेक करना है। तो लीकेज चेक करने के लिए हमारे पास लीक डिटेक्टर होना ज़रूरी होता है। क्या होना ज़रूरी होता है? लीक डिटेक्टर। अब लीक डिटेक्टर किस तरीके से, तो कि लीक डिटेक्टर जो है वो क्या करता है, तो कि जिस तरीके से यहाँ से जो पाइप निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ से जो पाइप निकल रही है उसके पास हम क्या करते हैं, लीक डिटेक्टर इस तरीके से रखते हैं, और जैसे हम लीक डिटेक्टर रखते हैं तो वो लीकेज डिटेक्ट करता है। और जहाँ पे भी लीकेज होगा, ठीक है, तो कि जहाँ पे भी लीकेज होगा तो वो लीकेज को क्या करेगा, वो अगर कहीं पे लीकेज है तो वो उसको रेड लाइट में उसको सिंबॉलिक करेगा कि हाँ यहाँ से लीकेज हो रहा है। अब सबसे पहली चीज़ हमारे लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये होस पाइप है। ठीक है, यहाँ क्या है, होस पाइप, यानी कंप्रेसर में से जो आ रही है, क्या आ रही है, तो कि न्यूमेटिक यानी कि वेपोराइज्ड रेफ्रिजरेंट जो आ रहा है वो यहाँ पे कौन से फॉर्म में, तो कि वेपोराइज फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ से जो अंदर कंडेंसर के अंदर जब ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो वापस ये क्या है, तो कि एल्यूमिनियम मटेरियल है। एल्यूमिनियम मटेरियल के बाद यहाँ पे जो है वो ग्रे कास्ट आयरन, उसके बाद यहाँ से ये जो फिन्स शुरू हो गए, ठीक है, कोपो फिन्स, उसके ऊपर कलरिंग किया हो। अब यहाँ से जिस तरीके से ये गोल गोल घूम के, अब मैंने आपको जिस तरीके से एक थियोरिकल वीडियो में बताया था कि यहाँ जो सेगमेंट बनता है इस तरीके से, वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, इम्पैक्ट ऑफ जेट क्रिएट होता है। तो इम्पैक्ट ऑफ जेट की वजह से ज़्यादातर जो कूलिंग कॉयल और वो सब होती है उसको डैमेज होने के चांसेस कहाँ होते हैं, उसके एंगुलर पॉइंट्स पे होते हैं। तो जब भी हम कोई भी चीज़ का ट्रबल शूटिंग या ऐसा जब करते हैं तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि हम ये जो है, आप देख सकते हो जिस तरीके से कि ये सेगमेंट्स जो है, तो ये सेगमेंट पे हम क्या करेंगे कि यहाँ का हम सेगमेंट चेक करेंगे, ऐसे सेगमेंट्स। अब जिस तरीके से आपको एक चीज़ दिखाओ कि एक डिफेक्ट क्या है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिफेक्ट, ठीक है,
कि अगर ये चीज़ है, ये फिन्स क्या हो गई है, खुल चुकी है, यानी कि जिसकी वजह से क्या होगा, इतना जो सेगमेंट है वहाँ का कूलिंग, और ये कंटिन्यूस फिर हमको चेक करना रहता है कि ये अब आगे का जो वेल्ड है वो सही है कि नहीं। अगर आगे का वेल्ड सही है तो हमको यहाँ पे उसको फिन्स को परफेक्ट डायमेंशन के साथ, परफेक्ट, मैंने यहाँ एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है इसलिए प्रॉपराइज दोनों हाथ से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर से हमको डायमेंशन को परफेक्ट प्रॉपर सेट करके हमको यहाँ उसको अटैच करना होता है। और वो भी अटैचमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो कर्वेचर शेप जो शुरू हो रहा है वहाँ तक वो ना पहुँचे, वहाँ तक वो ना पहुँचे। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब जिस तरीके से यहाँ पे हमको चेक करना है कि कहीं पे भी वो फिन्स जो है उसका जो वेल्डेड जॉइंट है वो कहीं टूटा हुआ ना हो। जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ की फिन्स थोड़ी सी टूटी हुई, तो ये जो फिन्स टूटी हुई है इसके डायरेक्शंस हमको सही करने ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसके डायरेक्शन हम सही नहीं करते, जिस तरीके से ये फिन्स ऐसे ही रहेगी और हमारा ध्यान नहीं है, अगर ऐसी ही है हाँ ठीक है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं, जब व्हीकल रनिंग में होगा और पीछे फॉइन शुरू होगा तो ये धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा। और अगर ये किसी के साथ अर्थ हो गया, कुछ भी हुआ, तो ये पूरी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस तरीके से आपको ये एंडिंग पोर्शन है, तो यहाँ की जो फिन्स है ज़्यादातर, तो ये फिन्स को भी हमको चेक करना है कि किस तरीके से ये प्रॉपराइज मैनर्स में है कि नहीं। जिस तरीके से यहाँ हमने देखा था कि ऊपर वाला सेगमेंट्स खुल चुका है, क्यों खुल चुका है, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ ये एंड इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये एंड इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ज़्यादातर हमको ये चेक करना है, जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ और ये, तो ये हमारी एरर है, ठीक है, ये ह्यूमनॉइड मेंटेनेंस है। तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कूलिंग कॉइल जो है वो इस डायरेक्शन में जो आ रही है वही डायरेक्शन में स्टेटिकल यहाँ से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहे। अदरवाइज़ क्या रहेगा कि वो जो फिन्स है वो इस तरीके से यहाँ से ओपनिंग सेल में आ जाएगी। जिस तरीके से यहाँ क्या है कि ऊपर लॉक की हुई जिसकी वजह से, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों एंड पे यहाँ पे जो फिन्स है वो क्या हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है। बिकॉज यहाँ का जो इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ का इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो कर्वेचर शेप है दोनों साइड का, जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो हमारे लिए कूलिंग कॉइल जो है, और दूसरा उसको क्लीन किस तरीके से करते हैं, तो क्लीनिंग जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा क्लीनिंग के ऊपर कि कूलिंग कॉइल को क्लीन किस तरीके से करते हैं। जबकि यहाँ पे जो बेल्ट, यानी कि सपोज़ कि हम ऐसा समझ लें कि यहाँ पे इंजन है, ठीक है, इंजन से उसको बेल्ट ड्राइव से ये कंप्रेसर को हम रन कर रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको उसका टेंशन चेक करना होता है। तो टेंशन क्या होता है, तो कि ये जो उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, अगर हम ऐसा समझें कि उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके उतना 1 इंच, यानी उससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है उसका मतलब ये है कि बेल्ट जो है थोड़ा क्या रहेगा, स्लीप होगा, बेल्ट जो है थोड़ा क्या होगा, स्लीप होगा। दूसरी बात है, हमको टॉर्सन स्लिप इम्पैक्ट करना पड़ता है, यानी कि इसको खींच के इस तरीके से चेक करना होता है, जिस तरीके से ये घूम रहा है, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ होती है जो उसको रिवर्सिबल फोर्स देती है, लेकिन हमको यहाँ से इसको इस तरीके से खींच के चेक करना होता है कि इसमें कहीं पे भी कोई क्रैक नहीं है कि क्या। अब हमको बेल्ट को इस तरीके से थोड़ा ट्विस्ट करना है। बेल्ट को जब हम ट्विस्ट करते हैं तो हमको पता चलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि माइनर सेगमेंट्स पे यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी जो बेल्ट का स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगा। बेल्ट को थोड़ा थोड़ा गोल घुमाएंगे और वापस उसको इस डायरेक्शन में ला देंगे, जिससे वो यहाँ की पुली पे होकर आसानी से बैठ सके। अब यहाँ देख सकते हैं हम कि वो आसानी से रोटेट हो रहा है कि नहीं, और रोटेशन के दौरान यहाँ से कहीं पे भी कोई नॉइज़ या कुछ हो रहा है कि नहीं, वो हमको चेक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसके अंदर तो मैं ये पूरी सिस्टम को ऑपरेट करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये सिस्टम वर्क कर रही है और कैसे हमको चेक करना है। अब जिस तरीके से यहाँ की पुली को हम चेक कर दें, तो बेल्ट के साथ इसको इस तरीके से लेके हमको चेक करना है, जिससे हमारे लिए ये ईजी रहता है कि ये जो पुली है वो फ्रीली घूम रही है कि नहीं घूम रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्लच का सेगमेंट्स है, ठीक है, अंदर की तरफ ये मैग्नेटिक क्लच का सेगमेंट आता है इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये जो क्लच है वो क्या कर देता है, इसको फ्री कर देता है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे अभी वो मैग्नेटिक क्लच यानी इलेक्ट्रिकली कोई ऑपरेटेड नहीं है, तो यहाँ पे कंप्रेसर कोई तरीके से वर्क करेगा नहीं, ये सिर्फ क्या है, पुली वर्क कर रही है, जिसकी वजह से ये आसानी से घूम रहा है। अपने हाथों से भी हम इसको घुमा सकते हैं, लेकिन अगर मैग्नेटिक क्लच अगर एंगेज हो गया
तो ये सिस्टम हम अपने हाथों से ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि यहाँ जो है आप देख सकते हो ये एक पॉइंट एंड ये दूसरा पॉइंट। अब ये क्या होता है तो कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है हमारी, इसमें ये लो टेम्परेचर साइड होती है, ये हाई टेम्परेचर साइड होती है, जिसकी वजह से हमको यहाँ से ये रेफ्रिजरेंट जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कि थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट आपको निकलता हुआ दिखेगा और आवाज़ भी आती होगी, क्योंकि यहाँ का हम देखें, ठीक है। यानी ये लो टेम्परेचर साइड और हाई टेम्परेचर साइड की तरीके से लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड रहता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है। उस तरीके से प्रेशर डिफरेंस हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि कंप्रेसर के अंदर कितना प्रेशर है, ठीक है। यानी ये पूरे कंप्रेसर जब एक बार इनबिल्ट हो जाता है तो उसके बाद हम प्रेशर को कैसे डिनोमिनेट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये दो नॉब है जिससे हम प्रेशर डिनोमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम आगे बढ़े तो ये है रिसीवर ड्रायर। अब यहाँ से जो आगे से आया कूलिंग कॉइल में से ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, रिसीवर ड्रायर। अब रिसीवर ड्रायर का सेगमेंट किस तरीके से, तो वो हम समझे तो कि जिस तरीके से रिसीवर ड्रायर के अंदर यहाँ से जो मटेरियल आ रहा है तो क्या है, तो कि इसके अंदर से जो लिक्विड स्टेट में आ गया वो लिक्विड स्टेट में यहाँ पे आएगा और जो मॉइस्चराइज कंटेंट है उसको ये क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा। मॉइस्चराइज स्टेट को ऑब्जर्व करता है, लेकिन हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रिसीवर ड्रायर के लिए ये है कि इसके ये जो पॉइंट्स हैं उसको हमें चेक करना कि यहाँ कहीं पर लीकेज नहीं हो रहा है ना। अगर ये पॉइंट्स पे इसके लीकेज होंगे तो जिसकी वजह से ये सिस्टम सही से वर्क नहीं कर पाएगी। अब हमको एक और चीज़ देखनी है कि जो यहाँ पे ये जिस तरीके से ये रबरिंग मटेरियल है, तो रबरिंग मटेरियल्स जो है उसको इस तरीके से थोड़ा सा हमें ट्विस्ट करके चेक करना है कि कहीं पे ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ जो जो फोल्ड्स है वो हमें चेक करने को मिलेंगे कि यहाँ कोई भी तरीके का फोल्ड नहीं है वो। जबकि यहाँ पे जो फ़ैन है तो फ़ैन के लिए हमें कोई छोटी सी निप की ज़रूरत होती है और निप के ज़रिए हम उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे अगर ये जाए तो हाँ, कि उसके रोटेशन को हमें चेक करना होता है कि उसका रोटेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पतली सी चीज़ से हम ट्राई करते हैं, यानी कि फ़ैन रोटेशन जो है वो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हो, जिससे हमको पता चलेगा कि फ़ैन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। यानी उसके अंदर के रोटेशंस जो है, यानी ये डेथ डायग्नोसिस है। डेथ डायग्नोसिस यानी पूरी सिस्टम बंद है और तब हम डायग्नोसिस कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो नट एंड बोल्ट स्क्रूज जॉइंट्स जो भी है उसको हमें चेक करना है। देन आफ्टर यहाँ से अभी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की तरफ आगे नहीं बढ़े हैं। इसके बाद ये हमको देखना है कि जो रस्टेड एलिमेंट्स है तो उसके ऊपर कोई भी तरीके का स्लज और ये फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं ब्लोअर की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लोअर लगाया हुआ है, तो ये ब्लोअर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं वो हमें चेक करना है। ये जब हम वर्किंग करते हैं तभी हमको ब्लोअर का तो पता चलता है कि ब्लोअर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस तरीके से ये टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये EPR वाल है, इवापोरेटिव प्रेशर रेगुलेटर, यानी कि जो जिसको आप एक्सपांसन वाल कहते हो ये। अब इस तरीके से यहाँ पे EPR जो है प्रेशर रेगुलेटिंग दिया हुआ है, जिसकी वजह से और टेम्परेचर सेंस करता है कि यहाँ पे जो इवापोरेटर है उसके अंदर जो प्रेशर आ रहा है और टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर कितना है और किस तरीके से। अगर उसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो सही है, लेकिन अगर कम टेम्परेचर है तो उस सिस्टम को रिवॉल्व करना पड़ता है। नैनो दैन। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। कि इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ के अंदर हमको ये पहले देखना होता है कि कोई भी वायरिंग जो है वो कहीं शॉर्ट नहीं हो गया। शॉर्ट नहीं हो गया दैट मीन कि हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि जिस तरीके से कपलर है, तो ऐसे जो भी कपलर्स होते हैं वो कपलर्स को हमें दोनों एंड से चेक करना होता है। कि दोनों एंड से जब चेक करते हैं हम, तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि दोनों जो भी केबल्स है जहाँ पे अटैच है वहाँ पे उसका अटैचमेंट किस तरीके से है, और जहाँ उसका दूसरा एंड है वो दूसरा एंड पे किस तरीके से अटैच है, और दोनों केबल्स सही से पहले तो है कि नहीं, और उसके केबल्स कनेक्शंस जहाँ पे भी। देन आफ्टर वायर माउंटिंग एंड अनदर, ये जो है हमको से ये जो भी एंड्स है उसको एक बार थोड़ा सा भी पर्टिकुलर माइनर टेंशन करके हमें चेक करना होता है, कि जिससे हमको ये पता चल जाए कि कहीं पे उसके माउंटिंग्स या तो वायर जो भी हमने डिफॉल्ट किया हुआ है उसमें कहीं पे भी
कोई फॉल्ट ना रहे। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से हम एसी सिस्टम के जो फैंस और वो सब असेंबलीज है उसको किस तरीके से डायग्नोसिस करते हैं और उसके अंदर का जो भी चेकिंग है, जो विजुलाइज चेकिंग जो होता है वो किस तरीके से करते हैं। जबकि यहाँ ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्रेसर की तरफ। तो कंप्रेसर में जो होस पाइप्स दी हुई है जिस तरीके से, तो कंप्रेसर के अंदर एक हाई प्रेशर साइड और एक लो प्रेशर साइड है। तो हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड अब यहाँ पे जो है, तो जिसके लिए क्या है कि यहाँ तो एसी अडेप्टर्स उसकी बात अलग है। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड है, तो हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड की वजह से यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यहाँ से जो गया और ये जो इवोपरेटर में से जो लाइन आ रही है, इवोपरेटर में से लाइन यहाँ पे आई, तो यानी कि ये जो है लो प्रेशर साइड है, जबकि ये क्या है हाई प्रेशर साइड, जो कहाँ पे जा रही है कंडेंसर की तरफ जा रही है। ये हाई प्रेशर साइड है तो उसका मतलब ये है कि ये जो नॉब रहेगा वो भी हाई प्रेशर का रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम प्रेशर डिफरेंस का जो गेज लगा दें तो प्रेशर डिफरेंस पे हमको यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, जबकि ये जो है नॉब वहाँ पे हमको लो प्रेशर मिलेगा। ठीक है, तो हम ब्लोअर की बात करते हैं कि जो ब्लोइंग करता है एयर। तो यहाँ पे जो जैसे हम ब्लोअर शुरू करते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पीछे जो ब्लोअर है, ये बताया था पीछे जो ब्लोअर्स है दोनों, बीच में ये ब्लोअर मोटर है। ब्लोअर मोटर क्या करता है कि दोनों ब्लोअर्स को वर्क करवाता है। ये जिस तरीके से ब्लोअर मोटर है और यहाँ पे जो ब्लोअर है आप देख सकते हो ये घूम रहा है यहाँ पे। ठीक है, ब्लोअर मोटर क्या करता है कि यहाँ से एयर को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके सेंट्रलाइज करके यहाँ अंदर की तरफ आने देगा, अंदर की तरफ आएगा और बाद में वो यहाँ से बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, यानी यहाँ तक आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम का जो भी है मेन चीज़ यहाँ पे आपको टेंशन चेक करना होता है कि टेंशन जो है वो चेक करना और उसमें जो भी डिफ्लेक्शन है उसको कैरी आउट करना। बेल्ट जो है वो कितना बेंट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है वो हमको चेक करना। दूसरा रोटेशंस को चेक करना और स्लीपेज को चेक करना कि स्लीप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर नॉइस चेक करना, फिर क्लच ऑपरेशंस चेक करना, फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर साइड चेक करना। ठीक है, होस पाइप को चेक करना है, कंडेंसर जो है दैट मीन्स कूलिंग कॉइल्स जो है उसको चेक करना है। फ़ैन जो है तो फ़ैन असेंबली को चेक करना है, फ़ैन असेंबली के अंदर वो प्रॉपर वर्क आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वायरिंग असेंबलीज जो है वो वायरिंग असेंबलीज को चेक करना है। देन आफ्टर रिसीवर ड्रायर के अंदर ज़्यादातर आपको क्या चेक करना होता है तो कि दो नॉब को ही चेक करना होता है यहाँ पे कि जो दो नॉब है वो पर्टिकुलर लगा हुआ है कि नहीं। इसके लिए हम लीक डिटेक्टर से भी इसको चेक कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है लीक डिटेक्टर ज़्यादातर हमको यहाँ पे एक मेटल बॉडी और जो जहाँ पे एक रबर बॉडी दैट मीन्स होस पाइप्स ऐसी बॉडी जहाँ पे हो तो वहाँ का हमको ज़्यादातर ये लीकेज चेक करने होते हैं। फिर ये जो ब्लोअर लगे हुए हैं तो ब्लोअर को चेक करना और उसके फिन्स को चेक करना कि फिन्स कहीं से टूटे हुए नहीं है। अगर फिन्स कहीं से भी टूटे होंगे तो उसका जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन भी सही से नहीं हो पाएगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। ठीक है, ये हम बहुत नज़दीक से देख रहे हैं कि जो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सभी जो भी ब्लोअर है उसके फिन्स को हमें चेक करना है कि किस तरीके से सही से लगे हुए कि नहीं और इसके रोटेशन चेक करना। सभी एक आइडियल स्टेट में और न्यूमेरिक स्टेट में दैट मीन पर्टिकुलर परफेक्ट स्टेट में होना चाहिए, जिसकी वजह से उसके अंदर हम सब कुछ चेक कर सकते हैं। यानी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जबकि यहाँ हम देखें तो कि ब्लोअर मोटर जो है वो यहाँ पे 2 डायरेक्शनल है। दैट मीन्स यहाँ एक ये साइड ब्लोअर है ये साइड ब्लोअर है, तो यहाँ पे जो मोटर है दोनों साइड घूमती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमें इसे भी चेक करना है। देन आफ्टर थर्मोस्टेटिक वाल्व, एक्सपांशन वाल्व, ये सब चीज़ों को हमें चेक करना है। तो अब आप पूरे सिस्टम को एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा वो क्लीनिंग के ऊपर और उसके ऊपर रहेगा कि किस तरीके से हम इसको क्लीन कर सकते हैं और ऑपरेट कैसे करते हैं और उसको चेक किस तरीके से करते हैं। जो हमने यहाँ पे डेट डायग्नोसिस किया यानी कि जो
बॉडी डेट पड़ी और उसमें किस तरीके से डायग्नोसिस होता है वो हमने चेक किया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।